हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का कौथोली भाग 2 का जो काव्य खंड का 5वां चैप्टर है भारत माता। उस भारत माता को आज हम लोग देखेंगे। देखिए, भारत माता का आप लोग को पता ही होगा, इनका जो लेखक है या कवि हम कह सकते हैं। कवि कौन है तो सुमित्रा नंदन पंत साहब हैं, ठीक है। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है सो इनके परिचय अर्थात हम कह सकते हैं कि इनसे कविता से जितने भी कविता के अर्थ थे, इन सारी कविता के अर्थों को हम लोगों ने देखा था, ठीक है। लेकिन इस क्लास में हम लोग यानी कि एग्ज़ाम में जितने भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग जो है सो देखेंगे एक एक करके। तो देखिए, हम लोग आते हैं सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन से। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है। तो देखिए, पहला कहता है कि मूर्ति को, दूसरा कहता है माता को, भारत माता माता को, और तीसरा कहता है विमाता को, और चौथा कहता है भारत माता को। तो देखिए, सुमित्रानंद पंत साहब जी ने जो है सो यानी किनको मिट्टी की प्रतिमा जो है सो उदासीन किसे कहा है, तो वो जो है सो भारत माता को जो है सो मिट्टी की प्रतिमा की तरह उदासीन जो है सो कहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था। पहला कहता है कौसानी, दूसरा कहता है श्यामली, और तीसरा कहता है चंपारण, और चौथा कहता है मेरठ। तो देखिए, सुमित्रानंद पंत साहब का जो जन्म हुआ था वो आप लोग को पता ही होगा कि जो है सो कहाँ पर हुआ था, कौसानी में जो है सो हुआ था, ठीक है। जो कहाँ पड़ता है तो उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इनका जन्म जो है सो कौसानी में हुआ था। इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इससे आगे हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 3 नंबर क्वेश्चन कि सुमित्रानंद पंत की माता का नाम क्या क्या है। तो देखिए, पहला कहता है कि जो है सो सरस्वती देवी, दूसरा कहता है लक्ष्मी देवी, तीसरा कहता है बुधिया देवी, और चौथा कहता है सुमित्रा देवी। तो देखिए, इनकी माता का जो नाम था, सुमित्रानंद पंत साहब की माता का जो नाम था वो क्या था, सरस्वती देवी था। क्या था, सरस्वती देवी था, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। देखिए, इससे आगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंत जी के पिता का नाम है। तो देखिए, पहला कहता है गंगादत्त, दूसरा कहता है कि गंगाधर, तीसरा कहता है श्रीधर, और चौथा कहता है शिवदत्त। देखिए, पंत जी के पिताजी का जो नाम था वो क्या नाम था, तो गंगादत्त जो है सो इनके पिताजी का नाम था, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्या नाम है, गंगादत्त। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या कहता है। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई। पहला कहता है मुगल सराय में, दूसरा कहता है कि बनारस में, तीसरा कहता है हरिद्वार में, और चौथा कहता है पाटलिपुत्र में। तो देखिए, पंत जी ने जो है सो हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, तो वो जो है सो बनारस से किए थे। कहाँ से, बनारस से किए थे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि पंत जी का जन्म कब हुआ था। पहला कहता है कि 1899 ईस्वी में, दूसरा कहता है 1900 ईस्वी में, तीसरा कहता है 1901 ईस्वी में, और चौथा कहता है 1902 ईस्वी में। तो देखिए, पंत जी का जो जन्म हुआ था वो जो है सो आपको 1900 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पिता का निधन कब हुआ। पहला कहता है कि 29 दिसंबर 1977 को, बी कहता है 30 दिसंबर 1977 ईस्वी को, और सी कह रहा है 31 दिसंबर 1977 ईस्वी को, और डी कह रहा है कि 1 जनवरी 1978 ईस्वी को। तो देखिए, पंत जी के पिताजी का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, तो 29 दिसंबर जो है सो कितना को, 29 दिसंबर 1977 को, कितना को, 1977 को हुआ था, 29 दिसंबर 1970 को। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इससे आगे देखिए, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर। तो 8 नंबर को हम लोग देखेंगे। देखिए, 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पंत जी किस युग के कवि थे। पहला कहता है भारतेंदु युग के, दूसरा कहता है रीति युग के, तीसरा कहता है छायावाद युग के, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पंत जी जो थे
वो किस युग के कवि थे? हमने आप लोग को बताया भी था इसको, ठीक है, कि वो जो थे वो छायावाद युग के जो है सो कवि थे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंत जी विरोधी थे। पहला कहता है मानवतावाद का, दूसरा कहता है अतिवादिता का, दूसरा कहता है समाजवादिता का, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पंत जी जो थे वो किसका विरोधी थे? तो वो जो है सो अतिवादिता का जो है सो अतिवादिता का जो है सो क्या थे? विरोधी थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इससे आगे देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंत जी का अंतिम काव्य था। पहला कहता है लोकायतन, दूसरा कहता है पल्लव, तीसरा कहता है वीणा, और चौथा कहता है युगपथ। तो देखिए पंत जी का जो अंतिम जो काव्य था वो कौन सा काव्य था? तो लोकायतन था। कौन सा था? लोकायतन जो काव्य था वो था, ठीक है, लोकायतन। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे अगला क्वेश्चन 11 नंबर पे हम लोग चलते हैं। क्या कहता है 11 नंबर क्वेश्चन? देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि युगवाणी किनकी रचना है? तो पहला कहता है महादेवी वर्मा की, दूसरा कहता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और तीसरा कहता है सी नंबर सुमित्रा नंदन पंत की, और डी जो चौथा नंबर कह रहा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है सो किनकी जो है सो युगवाणी किनकी जो रचना थी वो जो है सो सुमित्रानंद पंत साहब की रचना थी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला कहता है अच्छवास पर, दूसरा कहता है ग्रंथि पर, तीसरा कहता है चिदंबरा पर, और चौथा कहता है गूजन पर। तो देखिए पंत जी को जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था चिदंबरा के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा चिदंबरा के लिए जो है इसे क्या मिला था? तो इसे ज्ञानपीठ ज्ञान थी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सो मिला था। किसके लिए? चिदंबरा के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो गया। समझ गए आप लोग। इससे आगे हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत माता कविता की रचनाकार है। पहला कहता सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा कहता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और तीसरा कहता रामधारी सिंह दिनकर, और चौथा कहता प्रेमचंद साहब। तो देखिए भारत माता कविता के जो रचनाकार है तो ये आप लोग को पता ही होगा कौन है भारत माता के रचनाकार। तो सुमित्रानंद पंत साहब हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि जो है सो पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है? तो पहला कहता है कि भारतीय जनता को, दूसरा कहता है भारत माता को, तीसरा कहता है भारत माँ के संतान को, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पंत जी जो है सो प्रवासिनी किसे कहे हैं? तो वो जो है सो कहे हैं आपको भारत माता को बोले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए कहता है कि कवि पंत जी को किसका हास भी राहुग्रस्त दिखाई पड़ता है? देखिए पहला कहता है कि अंग्रेजों का, दूसरा कहता है भारतीयों का, तीसरा कहता है भारत माता का, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कवि पंत जी को जो है सो किसका हास भी राहुग्रस्त दिखाई पड़ता है? तो वो जो है सो भारत माता का जो है सो हास जो है सो राहुग्रस्त दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत माता का, ठीक है। सी आंसर इसका हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्या कहता है 16 नंबर क्वेश्चन? 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? पहला कहता है द्विवेदी युग के, दूसरा कहता है भारतेंदु युग के, तीसरा कहता है छायावाद युग के, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सुमित्रानंद पंत जो थे वो किस युग के कवि थे? तो वो जो है सो आपके छायावाद युग के जो है सो कवि थे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पहला कहता चिदंबरा, दूसरा कहता सत्यकाम, तीसरा कहता है लोकायतन, और चौथा कहता है स्वर्ण किरण।
तो देखिए पंत जी को जो है सो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है वो देखिए ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, लेकिन तो पर भी देख लीजिए क्या दिक्कत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चितंबरा के लिए जो है सो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। तो देखिए पहला कहता है कि गुंजन से, दूसरा कहता है ग्राम्य से, तीसरा कहता है युगवान से और चौथा कहता है युगांत से। तो देखिए भारत माता शीर्षक जो प्रगीत पंत जो है वो किस काव्य में संकलन, किस काव्य संकलन से लिया गया है, तो वो जो है सो आपका ग्राम जो है सो काव्य जो संकलन है उससे लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है। तो देखिए पहला कहता है यथार्थवाद का, दूसरा कहता है और अरविंद का, तीसरा कहता है गांधी जी का और चौथा कहता है अध्यात्म का। तो देखिए ये जो है सो ग्राम्य काव्य संकलन की जो कविता है उस पर किसका प्रभाव है, तो यथार्थवाद का जो है सो इस पर चित्रण किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। हाँ देखिए ये क्वेश्चन साथ हम नहीं बताए थे, ये मिस हो गया था बताने के लिए। ये बहुत ही जो है सो अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, इसको मान लीजिए। ये जो है सो क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है सो क्या कहता है, पहला में निराला, दूसरा में भारतेंदु को, तीसरा में जयशंकर प्रसाद को और चौथा में पंत को। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा किसको बोला जाता है, सुकुमार कवि, तो पंत साहब को बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा कि सुकुमार कवि जो है सो किसे बोला जाता है, पंत को बोला जाता है। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो पहला कहता है कि शैलवासिनी, दूसरा कहता है नगरवासिनी, तीसरा कहता है ग्रामवासिनी और चौथा कहता है विंध्यवासिनी। तो देखिए भारत माता के संबंध में जो है सो क्या सही है, तो वो जो है सो वो क्या है, ग्रामवासिनी है भारत माता। ठीक है, गाँवों में क्या करती है, तो निवास करती है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला। देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि शरणदेहुहासिनी कौन है। क्या कहता है, शरणदेहुहासिनी क्या कहता है, शरणदेहुहासिनी कौन है। तो पहला कहता है कि जनता, दूसरा कहता है कि प्रजा, तीसरा कहता है माता और चौथा कहता है भारत माता। तो देखिए ये जो है सो शरणदेहुहासिनी जो है सो कौन है, हमारी जो है सो भारत माता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है सो क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गीता प्रकाशिनी किसके लिए प्रयुक्त है। पहला कहता है कि धरती माता के लिए, दूसरा कहता है पृथ्वी माता के लिए, तीसरा कहता है सीता माता के लिए और चौथा कहता है भारत माता के लिए। तो देखिए गीता प्रकाशिनी जो है सो किसके लिए उपयुक्त है, तो ये जो है सो भारत माता के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंत का जन्म कहाँ हुआ था। पहला कहता है पटना साहिब पटना में, दूसरा कहता है कोसानी अल्मोड़ा में, तीसरा कहता है सारण वैशाली में और चौथा कहता है बुटाटी राजस्थान में। ठीक है, तो देखिए पंत साहब का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो कोसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंत ने काव्य लिखा था। तो देखिए पहला कहता है कि जैसे अच्छावास, दूसरा कहता है बादल, तीसरा कहता है युगवाणी और चौथा कहता है लोकायतन। ठीक है, तो पंत साहब जो है सो काव्य जो लिखे थे वो कौन सा काव्य लिखे थे, तो वो जो है सो लोकायतन लिखे थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है। तो पहला कहता है भारत माता के दो हाथों और दूसरा कह रहा है भारत माता के दो पैरों और तीसरा कहता है भारत माता की दो आँखों और चौथा कहता है इनमें से सभी। तो देखिए भारत माता जो है सो
गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? तो वो जो है सो आपके भारत माता की 2 आँखों के रूप में जो है सो क्या किए हैं, तो प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो देखिए 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? तो पहला कहता है कि दीनता का, दूसरा कहता है धर्मात्मा का, तीसरा कहता है कटुता का, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तरल जो है सो निवासिनी के माध्यम से जो है सो कवि साहब ने भारत निवासियों को जो है सो दीनता का जो है सो चित्रण किया। किसका चिंतन किए हैं? दीनता का जो है सो इन्होंने जो है सो चित्रण किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दीनता के आधार पर किए हैं चित्रण। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है। पहला कहता है शरद ऋतु की वर्षा, दूसरा कहता है शरद ऋतु की सूर्योदय, और तीसरा कहता है शरद ऋतु का सूर्यास्त, और चौथा कहता है शरद ऋतु का चंद्रमा। तो देखिए शरतेंदु का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? तो शरद ऋतु का चंद्रमा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्रुंदन का अर्थ है। पहला कहता है रोना, दूसरा कहता है हंसना, तीसरा कहता है गाना, और चौथा कहता है कंदमूल खाना। तो देखिए क्रंदन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सही मायने में रोना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि तप संयम कौन सा समास है? तो पहला कहता है द्विगु, तीसरा कहता है तत्पुरुष, तीसरा कहता है कर्मधारय, और चौथा कहता है द्वंद्व। तो देखिए तप संयम जो है सो कौन सा समास है? तो वो जो है सो द्वंद्व समास है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम लोग देखते हैं इससे आगे पंत की क्या आगे 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंत की मृत्यु कब हुई थी? तो पहला कहता है 25 नवंबर 1975 ईस्वी को, दूसरा कहता है 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को, और तीसरा कह रहा है 26 जनवरी 1979 ईस्वी को, और चौथा कहता है 30 फरवरी 1981 ईस्वी को। तो देखिए पंत साहब की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो 29 दिसंबर जो है सो 1977 को हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इससे आगे नहीं है इसमें, यानी कि टोटल जो है सो 31 क्वेश्चन यानी कि बन सकता था। उन सारी जो है सो क्वेश्चनों को हम लोगों ने जो है सो देखा एक एक करके, तो शायद आप लोग को पूरा समझ में भी आ गया होगा। यानी इससे 31 क्वेश्चन से बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं जाना चाहिए, चाहकर भी जो है सो नहीं जाएगा, ये 110% गारंटी है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के जो है सो इसको क्या करें, तो बार बार देखते रहे ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे और एग्ज़ाम आप लोगों का जो है सो एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूट पाए। ठीक है, तो हम लोग जो है सो अब इससे अगली क्लास में मिलते हैं सब्जेक्टिव में। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हम लोग जो है सो मिलते हैं इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।